ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग वेक्टर का नेक्स्ट क्लास, ऑलमोस्ट थ्योरी का लास्ट क्लास ये है। तो देखिए, आपको पिछले क्लास में ही मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया हूँ कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। ओके स्टूडेंट, तो कंडीशन कल का क्लास में तो मैं ले रहा था वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, मतलब ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। शायद आप लोग को समझ में आ भी गया होगा, A क्रॉस B डॉट C, करेक्ट। तो वैसे ही आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, जो कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू 0 होगा, मतलब दोनों वेक्टर क्या रहेगा, कोलिनियर रहेगा। बट इसी को मैं और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में कार्टेशियन सिस्टम में भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वो तो हम लोग A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा एन कैप से देखे थे कि अगर थीटा 0 या 180 रहेगा तो वैल्यू 0 हो जाएगा, तो कोलिनियर रहेगा। तो A क्रॉस B इक्वल टू 0, तो अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो नहीं लगता है कि दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड भी 0 रहेगा, है ना। इसका वैल्यू 0, तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा स्टूडेंट, 0 रहेगा। और A क्रॉस B इक्वल टू, तो हम लोग यही लिखते हैं ना, A बाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे प्लस ए एक्स बी बाई माइनस ए बाई बी एक्स के, हाँ है ना। और इस A क्रॉस B का x कंपोनेंट तो A रहेगा, करेक्ट, बाई कंपोनेंट A रहेगा और Z कंपोनेंट A रहेगा, क्लियर। तो कोई भी वेक्टर, तो A क्रॉस B इज ऑल्सो ए वेक्टर, तो कोई भी वेक्टर का अगर x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट पता है तो उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड के लिए क्या है, हम लिख सकते हैं। देखिए तो लिख सकते हैं। और फॉर कोलिनियर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू 0, आया ना। इसका मतलब कार्टेशियन सिस्टम में A बाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई का स्क्वायर अब प्लस ए जेड बी एक्स अब माइनस ए एक्स बी जेड का स्क्वायर अब प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। चलिए स्टूडेंट, अब देखिए लॉजिक लगाइए। एक क्या है, स्क्वायर है ना, और ए भी क्या है, स्क्वायर है, आई भी क्या है, स्क्वायर है। और 3 स्क्वायर का वैल्यू 0 हो रहा है, एक कब पॉसिबल है। वेरी गुड। इस टाइप का 9th क्लास में हम लोग एक मैथमेटिक्स पढ़ते थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, करेक्ट। तो a माइनस बी का होल ये हार्डर फैक्टर में आता है, एडवांस मैथ में हम लोग अपने टाइम पे पढ़े, आप लोग भी पढ़े होंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, देन व्हाट द रिलेशन बिटवीन a b c, बिटवीन a b एंड c। इसका मतलब 3 स्क्वायर का वैल्यू का सम 0 हो रहा है। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ऑल आर साइमल्टेनियसली इक्वल टू 0, करेक्ट। इसका मतलब दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0, एक साथ तीनों को 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि a माइनस बी इक्वल टू 0, b माइनस सी इक्वल टू 0 और c माइनस a इक्वल टू 0, इम्प्लाई व्हाट, a इक्वल टू b इम्प्लाई b इक्वल टू c इम्प्लाई c इक्वल टू a हो जाएगा, ठीक है। तो क्या इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं कि यार कोई भी वेक्टर, ये तो जस्ट मैं हिंट दे रहा हूँ, इसका यहाँ से कोई रिलेशन नहीं, जस्ट मैंने बताया कि हाँ देखिए ऐसा हम लोग पढ़े हैं कि 3 स्क्वायर का सम 0 होता है। इसका मतलब तीनों स्क्वायर क्या है, साइमल्टेनियसली इक्वल टू 0 है।
तो सेम सिचुएशन यहाँ पे करेंगे। तो और कार्टेशियन सिस्टम ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का तो ऐसा ही लिखेंगे, और कोलिनियर होने के लिए इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं ए बाई बी जेड माइनस ए जेड बी बाई इक्वल टू 0। एट द सेम टाइम ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड इक्वल टू 0। एट द सेम टाइम ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इक्वल टू 0। हाँ या ना, बोल सकते हैं। और क्या यहां से ए आप लिख सकते हैं ए बाई बाई बी बाई इक्वल टू ए जेड बाई बी जेड। देखिए तो कर सकते हैं। सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हैं ए एक्स बाई बी एक्स इक्वल टू ए जेड बाई बी जेड। ठीक है ना। और सिमिलरली ए एक्स बाई बी एक्स इक्वल टू ए बाई बाई बी बाई। और इन तीनों को अगर एक साथ अगर आप कंपेयर करते हैं, और इन तीनों को अगर आप एक साथ कंपेयर करते हैं स्टूडेंट, तो आपको क्या मिल जाएगा ए एक्स बाई बी एक्स इक्वल टू व्हाट ए वाई बाई बी वाई इक्वल टू व्हाट ए जेड बाई बी जेड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है कि आज के बाद दो वेक्टर अगर कार्टेशियन सिस्टम में दिया हुआ है, पॉइंट टू बी नोटेड, इफ टू वेक्टर्स आर गिवन इन कार्टेशियन सिस्टम, तो उसका एक्स कंपोनेंट का रेशियो इक्वल टू बाई कंपोनेंट, उन दोनों वेक्टर का एक्स कंपोनेंट का रेशियो अगर बाई कंपोनेंट के रेशियो के बराबर इक्वल टू जेड कंपोनेंट के रेशियो के अगर बराबर आता है, इसका मतलब है कि हर कंपोनेंट का रेशियो अगर आपस में इक्वल हो गया तो डैम श्योर वो दोनों वेक्टर क्या होगा, कोलिनियर वेक्टर होगा। यस, दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ व्हाट, कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर। ओके स्टूडेंट, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो कभी मौका मिलेगा तो मैं अपना जो शॉर्ट नोट्स में खुद के टाइम पे जो बनाया था कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, आप पूरा चैप्टर पढ़ लिए तो 2-3 पेज में सारा फार्मूला एक जगह रखना चाहिए, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट नोट्स। ओके, तो इन अगर वेक्टर का कभी शॉर्ट नोट्स बनाइएगा जो कि बनाना चाहिए, तो आप इसको इस फार्मूला को भी रख सकते हैं फास्ट होने के लिए। चलिए अब यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, मेरे पास एक वेक्टर ए है, सेकेंड मेथड इसको समझने का, और मुझे एक नया वेक्टर मिला बी, और वो वेक्टर ए को एक स्केलर क्वांटिटी लाइक लैम्डा से मल्टीप्लाई करने के बाद मिला। अगर वेक्टर ऐसा एक टॉपिक पढ़ाए थे ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, याद है? एक में सेकेंड क्लास यस पढ़ाया होगा, डैम श्योर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी, करेक्ट। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, जहाँ पे मैं टॉपिक पढ़ाया होगा वहाँ पे मैं बोला होगा कि लैम्डा अगर पॉजिटिव है तो ए और बी का डायरेक्शन सेम है ना? देन डायरेक्शन ऑफ
ए एंड बी आर सेम, और अगर लैम्डा निगेटिव है देन यस डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी आर जस्ट अपोजिट। तो देखिए आपने कहा कि लैम्डा पॉजिटिव हो या लैम्डा निगेटिव हो, लेकिन एक को अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई किया और वो लैम्डा अगर मेरा स्केलर क्वांटिटी है तो दोनों केस के लिए ए और बी कोलिनियर हो जाएगा, है या ना। अगर मैं बोलूंगा v इक्वल टू, यहां देखिए v इक्वल टू 2i स्टूडेंट, अतः पूछेंगे v डैश इक्वल टू 3v, तब क्या बोलिएगा v और v डैश का डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। और अगर v डबल डैश इक्वल टू बोल देंगे -6v, तब स्टूडेंट डिफरेंट है, जस्ट अपोजिट, डिफरेंट तो होगा ही, जस्ट अपोजिट। तो बिल्कुल इन द सेम डायरेक्शन हो या जस्ट अपोजिट हो, दोनों केस में तो कोलिनियर ही बोलेंगे। यस, इसका मतलब है अगर वेक्टर बी को वेक्टर ए में से अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई करने के बाद वेक्टर बी मिला है तो डैम श्योर जो भी वेक्टर बी मिलेगा वो एक्चुअली वेक्टर ए के साथ कोलिनियर होना ही पड़ेगा, करेक्ट। चलिए बिल्कुल रिपीट कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं कि आज के बाद कोई भी वेक्टर ए है, एनी वेक्टर है, ठीक है स्टूडेंट, और इस वेक्टर ए को और किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके एक नया वेक्टर लाइक बी को फाइंड आउट करते हैं तो वो बी और पहले वाला वेक्टर बी ए एंड बी डैम श्योर कोलिनियर होगा ही होगा, हाँ या ना बोलिए। क्योंकि लैम्डा पॉजिटिव रहेगा तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, और लैम्डा निगेटिव रहेगा तो दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा, और दोनों केस में कंडीशन क्या रहेगा, कोलिनियर रहेगा। यस, तो एक्चुअल में देखिए अब यहां से जो मैं इतना मतलब ए क्रॉस बी करके जो मैं प्रूफ किया, अगर कोलिनियर का कंडीशन, तो आज के बाद कोई भी वेक्टर, दो वेक्टर ए एंड बी अगर इस तरीके से रिलेशन से रिलेटेड हो तो यहां से भी प्रूफ कर सकते थे। बी इक्वल टू लैम्डा इंटू ए, दिस इज द कंडीशन फॉर कोलिनियर। अनदर कंडीशन, तो बी को क्या ऐसे लिख सकते हैं, बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के, हाँ या ना, इक्वल टू लैम्डा ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के। ओके स्टूडेंट, चलिए अब यहां देखिए बी एक्स आई बी वाई जे, सब लोग ध्यान दीजिएगा, बी जेड के इक्वल टू लैम्डा एक्स आई लैम्डा ए वाई जे लैम्डा ए जेड के। अब बताइए दिस इक्वल टू दिस है, तो आज का एक नया कॉन्सेप्ट, अगर कोई भी कार्टेशियन सिस्टम में वेक्टर है और उसको अगर उन दो वेक्टर को अगर आपस में ये पूरा वेक्टर इक्वल टू ए है, इसका मतलब है कि आपने कहा कि इसका एक्स कंपोनेंट, इस राइट हैंड साइड का एक्स कंपोनेंट और लेफ्ट हैंड साइड का एक्स कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए। ये दोनों इक्वल तभी होगा जब कोफिशिएंट ऑफ आई ऑन बोथ साइड शुड बी इक्वल। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ जे भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, और उसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ के भी दोनों तरफ क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, करेक्ट।
इसका मतलब है कार्टेशियन सिस्टम में दो वेक्टर अगर इक्वल होता है तो उन दोनों वेक्टर का ईच कंपोनेंट आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड का राइट साइड का इक्वल होना पड़ेगा, करेक्ट। तो क्या हम लिख सकते हैं बी एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स, हाँ है ना। क्या लिख सकते हैं बी वाई इक्वल टू लैम्डा इंटू ए वाई, बोलते रहिए, लिख सकते हैं ना। आई का कोफिशिएंट यहाँ पे बी एक्स है, यहाँ पे आई का कोफिशिएंट क्या है लैम्डा इंटू एक्स है। सिमिलरली बी जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं लैम्डा इंटू व्हाट, देन यहां से एक्स बाई बी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई लैम्डा। सिमिलरली ए बाई बाई बी बाई इक्वल टू क्या होगा 1 बाई लैम्डा। सिमिलरली ए जेड बाई बी जेड इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। तो देखिए यहाँ पे एक्स बाई बी एक्स का रेशियो, यहाँ पे ए बाई बी वाई की रेशियो और यहाँ पे ए जेड बाई बी जेड का रेशियो डिफरेंट है, सेम है, सब में 1 बाई लैम्डा 1 बाई लैम्डा 1 बाई लैम्डा। इसका मतलब क्या यहाँ से प्रूफ हो गया कि एक्स बाई बी एक्स इक्वल टू व्हाट ए बाई बी वाई इक्वल टू व्हाट ए जेड बाई बी जेड। तो ए सेकेंड मेथड कार्टेशियन सिस्टम में मैंने प्रूफ कर दिया। कंडीशन फॉर व्हाट कोलिनियर। अब आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है उसको कैरी ऑन कर सकते हैं, बट हर मेथड में तो बात तो यहाँ तक ही आकर रुकेगा ना, कंक्लूजन। दिस वन इज मच इजियर, दिस वन इज मच इजियर। तो पहले टफ पढ़ लेंगे उसके बाद इजी पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सुबह से 8 बजे से मैं घर का सामान खरीद रहा हूँ, अब जाकर निश्चिंत हो जाऊँ। ऐसा सब मार्केट में है, ऐसा मार्केट में हलचल है, आधा 1 आवर लगा है ग्रोसरी की दुकान पे नंबर आने में। जहाँ जाइए वहीं पे लाइन लगा हुआ है, एटीएम के आगे जाइए तो एटीएम में लाइन लगा हुआ है। एक प्रॉब्लम बनाइए, चलिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट ए एंड बी बिकम्स कोलिनियर। ए में जेड कंपोनेंट है बाई के, ए इक्वल टू है 2i प्लस 3xj प्लस बाई के और बी इक्वल टू है 4i प्लस 6j प्लस 10k। अब तो कुछ करना ही नहीं ना है। 2/4 इक्वल टू व्हाट 3x/6 इक्वल टू व्हाट y/10। तो यहाँ पे हो गया हाफ इक्वल टू हाफ x इक्वल टू y/10। तो यहाँ से अगर इसको इक्वल करते हैं तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 हो गया और इसे अगर इक्वल करते हैं तो y का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा।
चलिए स्टूडेंट बनाइए तो। वेक्टर ए इक्वल टू है 2i माइनस 3j प्लस 4k, वेक्टर बी इक्वल टू है 4i प्लस 2j माइनस k, और वेक्टर सी इक्वल टू है i माइनस 3j माइनस 2k। फाइंड आउट वेक्टर a माइनस b माइनस c एंड c माइनस a आर को प्लेनार और नॉट। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनार, यहाँ देखना है, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनार है या नहीं है। मैं इन तीनों वेक्टर कोप्लेनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसका कोप्लेनिटी की बात कर रहा हूँ, ए बी सी का या ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए माइनस, तो ए माइनस बी भी तो एक वेक्टर ही बन जाएगा ना, बी माइनस सी भी तो एक वेक्टर बन जाएगा, सी माइनस ए भी क्या रहेगा, एक वेक्टर रहेगा। ए माइनस बी कितना है स्टूडेंट, जरा कैलकुलेट करके बता सकते हैं। -2i -5j प्लस 5k। अब b माइनस सी कितना आया था आप लोग का, थ्री आई प्लस सी माइनस से
माइनस 6k। ठीक है, तो क्या इसको वेक्टर ए मान लिया जाए, थोड़ा आसानी हो जाएगा। इसको वेक्टर बी, इसको वेक्टर कैपिटल सी, है ना। इसको एक नया नाम दे दिए, ए माइनस बी को वेक्टर कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। और अब चाहिए ए बी और सी का कोप्लेनार, तो नहीं लगता कि ए क्रॉस बी डॉट सी कर देना चाहिए, ए क्रॉस बी डॉट सी। और यहां पे मैं सी, इस सी का बात नहीं कर रहा हूं, कैपिटल सी का, ठीक है। तो ए क्रॉस बी डॉट सी का वैल्यू निकाल लीजिए और देखिए तो शायद 0 आना चाहिए। तो 0 हो गया तो कोप्लेनार है ना। हाँ, डैम श्योर 0 हो जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी डॉट सी की जाएगा तो आपको यही मिलेगा ना, सी एक्स ए बाई बी जेड, कल ही तो किए थे हम लोग, माइनस ए जेड बी बाई अब प्लस सी बाई ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड अब प्लस सी जेड, क्या हो जाएगा, ए एक्स बी बाई और माइनस ए बाई बी एक्स। वैल्यू निकालिएगा, डैम श्योर वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहां देखिए आप लोग को याद है कि एक कॉन्सेप्ट रहा था, किसी भी वेक्टर का इनफाइनाइट कंपोनेंट होता है। किसी भी वेक्टर का हाउ मेनी कंपोनेंट वी कैन ब्रेक ऑफ ए गिवन वेक्टर एंड इन हाउ मेनी डायरेक्शन, इनफाइनाइट वेक्टर, सॉरी इनफाइनाइट कंपोनेंट, इसका मतलब वी कैन रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन एनी डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। जो हम लोग का रिक्वायरमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। और किसी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए आपको बताए थे कि एक फार्मूला दिए थे, याद है, ए इक्वल टू ए कॉस थीटा। और देखिए स्टूडेंट, उस टाइम तक जिस दिन ये मैं कॉन्सेप्ट आपको दे रहा था उस दिन तक मैं आपको डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ाया था। दैट्स वाई उस दिन तक आपको, अगर उस दिन तक मैं डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ाया था तो मैं बोला था कि अभी के लिए मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए, बाद में आपको बता देंगे कि एक्चुअली ये फार्मूला आया कहाँ से है, ये फार्मूला कहाँ से आया था। तो ये तो पता नहीं कि हर डायरेक्शन का एक रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। ओके, तो मेन कॉन्सेप्ट इज दैट कि ए है मेरा गिवन वेक्टर और ए है मेरा डायरेक्शन ए, तो इस डायरेक्शन में भी तो एक यूनिट वेक्टर रहेगा जिसको यू ई बोलेंगे, है ना। तो आज के बाद किसी वेक्टर को किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक करने का तरीका यह है कि उस वेक्टर का उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना होता है स्टूडेंट। क्या लेना होता है, डॉट प्रोडक्ट। दिस इज द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट। तो कोई बोलेगा फार्मूला आया कहां से, तो क्या बोलना है कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये था कि आज के बाद किसी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट ब्रेक करना है तो उस वेक्टर का उस डायरेक्शन के साथ कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। यस, तो यहां देखिए, तो ए डॉट ई याद रहेगा आज के बाद। ऐसे अपने लैंग्वेज में मैं 1 मिनट टाइम दे रहा हूं, ऐसे ही लिख लीजिएगा जैसे मैं बोल रहा हूं। आज के बाद किसी वेक्टर का किसी गिवन डायरेक्शन में कंपोनेंट अगर ब्रेक करना है, क्या ब्रेक करना है, अगर कंपोनेंट ब्रेक करना है तो उस वेक्टर का उस रिक्वायर्ड डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। क्या करना है,
डॉट प्रोडक्ट। अब चलिए, तो एक्चुअल में ए डॉट यूई कीजिएगा तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू तो यही होता है ना। देखिए तो ए का मैग्नीट्यूड है ना, इसका मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड यूनिट वेक्टर, है ना। तो बोलिए वेक्टर ए के साथ इस यूनिट वेक्टर का एंगल और वेक्टर ए के साथ इस डायरेक्शन का एंगल अलग रहेगा या एक ही रहेगा? और इसका वैल्यू कितना, मैं ये बोल रहा हूं कि वेक्टर ए का इसके साथ एंगल और वेक्टर ए के साथ इस एरो के साथ एंगल अलग एंगल या सेम एंगल? सेम एंगल। अच्छा बोलिए इसका वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट? तो नहीं लगता कि ए था, आया ना। तो ए ओरिजिनल था या ए ओरिजिनल था? ए ओरिजिनल था। यहां से ही एक्चुअली, वहां तो मैंने शॉर्टकट बोल दिया ना कि अभी के लिए मेरे ऊपर ट्रस्ट करके रख लीजिए, राइट। बट ए फार्मूला कहां से आया था? ए फार्मूला आया था यहां से, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। और इस कॉन्सेप्ट पे मेरे असाइनमेंट में बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन में दे, देखिए मैंने क्वेश्चन क्या लिखा। मैंने क्वेश्चन लिखा फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। किसका कंपोनेंट निकालना है, लेकिन किस डायरेक्शन में? एलोंग, मतलब यस मेरा कोई एक, इट इज समथिंग लाइक दिस स्टूडेंट, यहां देखिएगा, इट इज समथिंग लाइक दिस कि मेरा कोई एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक है। और मैं बोल रहा हूं कि इस वेक्टर का इस वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट लेना है। किस वेक्टर का किस डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट? इस वेक्टर का इस वेक्टर के अलोंग क्या लेना है? कंपोनेंट लेना है। सॉल्व कीजिए। और जब इस तरीके से दिया हुआ है तो क्या एंगल आपको बताया गया है? एंगल तो नहीं बताया गया है।
तो स्टूडेंट अगर एंगल पता रहता तो बहुत जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेते, लेकिन एंगल जब नहीं पता है तो एक काम तो कर सकते हैं ना, किसका किसके अलोंग कंपोनेंट ब्रेक करना है, वेक्टर ए का बी के डायरेक्शन में। तो वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, बी के यूनिट वेक्टर के साथ, बी के साथ या बी के यूनिट वेक्टर के साथ। यस, कौन कौन लोग ये सोच लिए थे कि मुझे ये काम करना है, ए डॉट बी लेना था या ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी करना था, ए डॉट बी या ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी, ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी, समझ गए। और ए का वैल्यू तो पता है, हाउ मच, 2y प्लस 3j प्लस 4k डॉट यू बी कितना रहेगा। तो क्या b का यूनिट वेक्टर के लिए ऐसा लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ b इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस 4 प्लस 9, है ना। तो कितना हो जाएगा, रूट ओवर 14। इसका मतलब ये हो गया i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइड बाई रूट ओवर 14। अब बोलिए, अब इसका ये तो अब एक स्केलर क्वांटिटी, इसको बाहर ले लेते हैं 1 बाई रूट 14। तो 1 बाई रूट 14, तो इसका इसके साथ डॉट लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए एक्स बी एक्स ए बाई बी बाई ए जेड बी जेड, हाँ ना, जस्ट लाइक ए डॉट बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस कितना 6 प्लस 12, हाउ मच 20 बाई रूट ओवर 14। यही तो आंसर होना चाहिए। बट ये क्या है, ए डॉट यू वी है, बोलिए ए का कंपोनेंट किसके लॉन्ग, बी के। यस, तो अब समझ में आ गया ना। ऐसे क्वेश्चन अगर रहेगा कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो डायरेक्ट बी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देना है या बी के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, बी के यूनिट वेक्टर के साथ करना है। ओके, अगर ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, डिस्कस द इक्वलिटी ऑफ दिस रिलेशन। अगर कोई बोला है ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी, देन व्हाट इज द कंक्लूजन, बी एन सी आर। और क्या कंक्लूजन, देखिए ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी करते हैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं स्टूडेंट, इक्वल टू 0, है ना, लिख सकते हैं। और दोनों में कॉमन क्या ऐसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी माइनस सी इक्वल टू 0, है ना। अब देखिए, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है
उसका मतलब वन ऑफ द मीनिंग तो ये है कि ए परपेंडिकुलर टू बी, हाँ है ना। एक मीनिंग ये भी तो हो सकता है कि दोनों में से कोई एक जीरो हो, नल वेक्टर। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब हाँ ये बोल देंगे कि टू नॉन जीरो वेक्टर। अरे पहले ही मेंशन कर दिया जाए कि टू नॉन जीरो वेक्टर तो दूसरी बात है, बट सिर्फ अगर कोई ऐसे बोलेगा ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, देन बोला कि हाँ, देन वन ऑफ द कंक्लूजन इज दैट कि ए परपेंडिकुलर टू बी, बट अदर कंक्लूजन इज दैट कि वन ऑफ ए और बी में से कोई एक नल वेक्टर भी होगा तो ऐसा हो जाएगा, हाँ या ना, करेक्ट। सिमिलरली ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी, तो ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी भी तो लिख सकते हैं, तो ए डॉट बी माइनस सी। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि बी माइनस सी जीरो हो जाए, तब भी तो ये जीरो हो जाएगा, फर्स्ट कंक्लूजन, करेक्ट। तो b माइनस सी अगर जीरो हो जाएगा तब भी तो ए वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो b इक्वल टू सी। पहला बात तो ये हो गया। सेकेंड बात ये भी तो हो सकता है कि a परपेंडिकुलर टू b माइनस सी, इफ b माइनस सी नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा भी तो हो सकता है। b माइनस सी जीरो के बराबर नहीं है, b माइनस सी जीरो के बराबर नहीं है, और इसके साथ इसका डॉट अगर जीरो है, मतलब सेकेंड कंक्लूजन हो सकता है ए परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी, है ना, ए परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी। क्या बोले? हाँ, एक का वैल्यू, एक का, हाँ इसमें तीन कैलकुलेशन हो सकता है, एक का वैल्यू जीरो भी हो सकता है, तभी जीरो हो जाएगा। चलिए एक मैं असाइनमेंट से क्वेश्चन ले रहा हूँ। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस जे प्लस 2k on xy plane has magnitude पहला ऑप्शन 3, सेकंड ऑप्शन 4, थर्ड ऑप्शन √14, लास्ट ऑप्शन √10। बी है 4, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ। क्वेश्चन है, फिर से देखिएगा, द प्रोजेक्शन, पूरा क्वेश्चन मिलाइए। द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स वाई प्लेन, कौन सा प्लेन? ऑन एक्स वाई प्लेन, यस, हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू √14। डी किन का आंसर है? नाम? निखिल। निखिल क्लास 12th या 11th? 11। और किनका आंसर है? नाम बताइए, नाम बताइए। सम्राट। और √14।
करेक्ट आंसर इज √10. √10 इज द करेक्ट आंसर. चलिए यहाँ देखिएगा, एक बढ़िया क्वेश्चन था. कौन सा प्लेन पे पूछे थे? एक्स वाई प्लेन. अब अप्लाई और कॉमन सेंस. इस एक्स वाई प्लेन पे जो भी कंपोनेंट आएगा उसका जेड कंपोनेंट रहेगा? नहीं रहेगा. करेक्ट. तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे बोलेंगे ए एक्स, तो एक्स का मतलब एक्स कंपोनेंट हाउ मच 3. अगर ए वाई बोलेंगे तो बाई कंपोनेंट 1. ए जेड बोलेंगे 2. लेकिन मैं आपको एक्स कंपोनेंट बाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट बोल ही नहीं रहा था. मैं आपको क्या बोल रहा था? इस वेक्टर का एक प्रोजेक्शन लेना है. किस प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में. तो देखिए स्टूडेंट, सिचुएशन कुछ ऐसा था, ठीक है. और डैम श्योर मैं 3 डायमेंशनल वेक्टर जब पढ़ा रहा होगा तो ऐसा कोई, मानते ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस. ओके स्टूडेंट. और यहाँ पे मेरा वेक्टर ए है. करेक्ट. तो क्या ऐसे प्रूफ किए थे? इस पॉइंट से इस प्लेन में परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, याद है? वेक्टर इन 3 डायमेंशन. इस और वहाँ के बाद अब देखिए, और ये भी प्रूफ किए होंगे कि यहाँ से इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए. ये दूसरी बात है कि वहाँ पे मैं लिया होगा इसको, कौन सा ए था एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, ए जेड एक्सिस, ए बाई एक्सिस. बट अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस बाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस मान लिया जाए तो ऐसे भी किए थे. आप बोले थे कि ए लाइन और ए लाइन क्या रहेगा आपस में? पैरेलल. करेक्ट. और ए वेक्टर, अगर इसको पी बोलते हैं तो ये वेक्टर ए ओरिजिन है, तो ये क्या, और यहाँ से इस पॉइंट से देखिए, तो आपको तो बताए तो थे कि किसी लाइन के अलॉन्ग पर, किसी पॉइंट में, किसी लाइन के अलॉन्ग किसी वेक्टर का अगर कंपोनेंट लेना, तो कंपोनेंट लेने का मतलब प्रोजेक्शन, वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. करेक्ट. तो अभी जो प्रोजेक्शन लेने के लिए बोले थे वो लाइन पे बोले थे या प्लेन पे बोले थे? प्लेन. इसका मतलब उस वेक्टर का हेड से उस प्लेन पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. और प्लेन मेरा कौन सा प्लेन था? एक्स वाई प्लेन. तो एक इस वेक्टर का जो कंपोनेंट रहा, जो प्रोजेक्शन रहा, वो यही रहा ना, ओ एम. हाँ है ना? और इस ओ एम में तो नहीं लगता कि यहां से फिर मैंने ऐसे किया था, याद है? तो यहां से ऐसे किए थे, तो ये क्या था? बोलिए. ये था एक्स कंपोनेंट. ये क्या है? एक्स कंपोनेंट. और ये क्या रहेगा? जो भी इसका नाम दे दीजिए. ये है, इसका नाम एन दे दीजिए, इसका नाम एल दे दीजिए. तो ओ एल क्या रहेगा? बाई कंपोनेंट. इसको पैरेलल शिफ्ट भी तो कर सकते हैं. किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं, वेक्टर विल नॉट चेंज. ठीक है. तो ए वेक्टर और एक वेक्टर ऑर्डर में हो गया, तो ए और ए इन दोनों से मिलाकर ही तो ओ एम बना. ठीक है. तो इस ए और ए क्या है? ए है बाई कंपोनेंट और ए क्या है? एक्स कंपोनेंट. लास्टली, आज के बाद कोई भी वेक्टर अगर 3D में दिया रहेगा, कौन सा डी में? 3D में दिया रहेगा, और तब पूछा जाएगा जस्ट लाइक वेक्टर दिस, और तब आपसे पूछा जाएगा कि इस वेक्टर का एलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट क्या होगा. तो आई को छोड़कर, किसको छोड़कर? यहां से समझ लीजिए, बाई एलोंग बाई एक्सिस, तो जे का कोफिशिएंट. करेक्ट. एलोंग जेड एक्सिस के का कोफिशिएंट. लेकिन आज के बाद पूछा जाएगा कि इस वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए, या कंपोनेंट मतलब प्रोजेक्शन चाहिए, प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड, या इस वेक्टर का कंपोनेंट ही कार्टेशियन सिस्टम में चाहिए इन एक्स वाई प्लेन. कौन सा प्लेन में? तो एक्स वाई प्लेन में जेड वाला पार्ट रहेगा? नहीं रहेगा. दैट्स भाई, अगर इस, क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, वेक्टर ए डैश इक्वल टू 3i प्लस जे, ए वेक्टर ए डैश इस वेक्टर का कंपोनेंट है एक्स वाई प्लेन में. इट इज काइंड ऑफ कंपोनेंट. हाँ है ना? एलोंग एक्स एक्सिस या एक्स वाई प्लेन? एक्स वाई प्लेन. वैसे ही यस. तो इसका मतलब जो आपसे पूछा गया था, तो सबसे पहले क्या है, इस वेक्टर का हम लोग को प्रोजेक्शन,
इस वेक्टर का कंपोनेंट एक्स वाई प्लेन में, इसका मतलब हम लोग प्लेन में भी कंपोनेंट लेने के लिए सीख रहे हैं, तब उसको ए डैश मान लीजिए और के वाला पार्ट को छोड़कर लिख दीजिएगा 3i प्लस वाट जे, तो ए डैश का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, हाउ मच √10। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलता आपसे, समझ गए कॉन्सेप्ट, जिनका √14 आया था उनके लिए समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन में मैं पूछता इन सेम पार्टिकुलर क्वेश्चन कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन इन बाइजेड प्लेन, कौन सा प्लेन बाइजेड, तो बाइजेड प्लेन में क्या है 3i रहेगा, मतलब 3i को हटा देंगे तब क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। यस, और अगर एक्सजेड प्लेन में रहेगा तो एक्सजेड प्लेन में √13। अब यस, अब समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन बनाइए। इफ द सम ऑफ, लिखिए क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, if the sum of two unit vector is a unit vector, then magnitude of difference of these two unit vector is what? फिर से सुन लीजिएगा, if the sum of two unit vector is a unit vector, then magnitude of difference of these two unit vector ऑप्शन दिया हुआ है इज ऑप्शन फर्स्ट √2, ऑप्शन सेकंड √3, ऑप्शन थर्ड 1/√2, ऑप्शन डी √5।
आंसर कितना है आपका? √2 आया है। आंसर तो 71 का √3 दिखा रहा है। देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कि मेरे पास दो यूनिट वेक्टर है, एक है u1 और एक है u2, और उसका सम ऑफ द सम, और उन दोनों का सम u1 एंड u2 का जो सम है वो भी एक यूनिट वेक्टर ही दे रहा है। यही है ना क्वेश्चन का डिमांड। एक और सब लोग यहाँ देखिएगा, तो नहीं लगता है कि दोनों तरफ मॉडुलस लेंगे तो यही मिलेगा? अगर इन दोनों का रिजल्टेंट एक यूनिट वेक्टर है तो ऐसे लिख सकते हैं कि u1 u2 आर दिस आर टू यूनिट वेक्टर, जो दिया हुआ है उसका सम का मतलब होता है रिजल्टेंट। क्या होता है? रिजल्टेंट। तो उसका रिजल्टेंट भी क्या दिया हुआ है? एक यूनिट वेक्टर ही है। तो क्या हम लोग u1 प्लस u2 का मैग्नीट्यूड u3 के मैग्नीट्यूड के बराबर रहेगा? बट इसका वैल्यू कितना? 1 ना। अगर रिजल्टेंट बोल दिया गया यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 रहेगा। और इसके लिए क्या ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट? u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस 2u1 u2 कॉस थीटा, हाँ या ना? देखिए तो, और ये जब लिखेंगे और इसका वैल्यू तो 1 ही रहेगा ना इंडिविजुअली। इसका वैल्यू इंडिविजुअली कितना रहेगा स्टूडेंट? यूनिट वेक्टर है तो क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो 1 प्लस 1 और प्लस 2 कॉस थीटा, हाँ या ना? स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1, देन 2 कॉस थीटा इक्वल टू -1, देन कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट? -½ हाँ या ना? तब तो पहला बात तो ये भी पता चल गया कि दो वेक्टर जो दो u1 u2 है वो थीटा इक्वल टू 120 पे है, हाँ ना? जो u1 u2 है वो एक दूसरे कितना एंगल पे है? 120 पे है, मतलब थीटा इक्वल टू 120। तब क्या पूछा गया है स्टूडेंट? कि उन दोनों का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा? नहीं, मतलब u1 माइनस u2। तो देखिए दो वेक्टर का डिफरेंस का कोई रूल है नहीं, बट हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए एक रूल बना के बैठे हुए थे, पता है? कॉस थीटा, हाँ या ना? 1 प्लस 1 और -2, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना? -½ तो कितना हो जाएगा? √3। तो ये टफ क्वेश्चन था। तो देखिए आज ये टॉपिक का थ्योरी मेरे तरफ से ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। वेक्टर का, मैथमेटिक्स नहीं मैं बोल रहा हूँ, किसका? वेक्टर का। और अभी क्लास, अब आपको करना क्या है? इस सीक्वेंस में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पहला सीक्वेंस रहेगा वेक्टर में HC वर्मा, क्या रहेगा स्टूडेंट? यस, उसका मैं क्वेश्चन लिखूंगा HC वर्मा का कौन सा, अभी जस्ट मैं लिख ही देता हूँ, और जितना बोलेंगे उतना ही सॉल्व कीजिएगा। चैप्टर 2 का इसमें लिखा रहेगा, चैप्टर 2 में वर्कआउट एग्जाम्पल, क्या लिखा रहेगा स्टूडेंट? तो वर्कआउट एग्जाम्पल, यस, वर्कआउट एग्जाम्पल मतलब कुछ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो वर्कआउट एग्जाम्पल का चैप्टर 2 क्या रहेगा? और इसमें एक वॉल्यूम फर्स्ट है, कौन सा वॉल्यूम? वॉल्यूम फर्स्ट, चैप्टर 2 वर्कआउट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर
वर्कआउट का पहले मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर सिर्फ 10 तक, कहां तक 11 और 12 और 13 का भी आपको कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं है, ये बिल्कुल नहीं बनाना है, करेक्ट। उसके बाद इसी सीक्वेंस बनाना है, फिर जाइएगा एक्सरसाइज, कहां पे एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 19 तक, कहां तक 1 to 19, 20 से अभी नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। और उसके बाद कैटलिस्ट का असाइनमेंट, पहले मैं यहां से डिस्कस करते हुए यहां तक आऊंगा। कैटलिस्ट का असाइनमेंट, पहले वर्कआउट, फिर एक्सरसाइज, फिर कैटलिस्ट का असाइनमेंट, और उसके बाद फिर मुझसे पूछिएगा। इसके बाद मुझे कहीं से फिर बनाने का आपको रिक्वायरमेंट है कि क्वेश्चन बैंक में स्पेशली वेक्टर के लिए शायद ही दिया रहेगा, नहीं दिया रहता है, तो यहां तक आप बनाइए। तो आज से शुरू कर दीजिएगा, अभी जस्ट मैं दूंगा, लेकिन असाइनमेंट का नंबर 3 आएगा। हाँ, कैटलिस्ट के असाइनमेंट के बाद यहाँ देखिए एचसी वर्मा का वापस रखिएगा, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट और ऑब्जेक्टिव सेकंड, देखिए उसमें 2 टाइप का ऑब्जेक्टिव है, आज देख लीजिएगा। लेकिन एचसी वर्मा का ऑब्जेक्टिव सबसे लास्ट में, सबसे पहले एचसी वर्मा का वर्कआउट, फिर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में 1 to 19, वर्कआउट में 1 to 10, फिर कैटलिस्ट का असाइनमेंट, फिर एचसी वर्मा का ऑब्जेक्टिव। और ये सब प्रॉब्लम के लिए अलग फिजिक्स का नोटबुक रहेगा, जहाँ पे क्लास का नोटबुक चल रहा है वहां पे सब प्रॉब्लम नहीं बनाना है, ओके। और जो भी प्लीज बनाइएगा, जो भी बनाइएगा उसको फेंकना नहीं है, माइंड इट, ये 2 साल तक आपको काम देगा उसमें, जब तक कि आपका करियर नहीं बनता है, मेरे नहीं है, क्योंकि आप एक बार मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल बढ़िया से इसको रखिएगा। इस टारगेट के साथ मुझे एचसी वर्मा का सॉल्यूशन पब्लिश करना है, समझ लाएंगे, सब प्रैक्टिस का असाइनमेंट सॉल्व करके सर को दे देना है 2 साल के बाद, सर इससे अपना दूसरे बच्चों को देते रहेंगे। कुछ इस टाइप का टारगेट माइंड रखिए, क्योंकि अगर 2 महीना एग्जाम का बचा हुआ है और रिवीजन करना है, इज पॉसिबल कि 5000 प्रॉब्लम फिर से बनाना शुरू कीजिएगा, या जो पहले से आप वर्क किए हुए हैं अभी अपना रहे हैं, तो अभी जो बैठ कर हर प्रॉब्लम पे आप जो सोचते हैं ना, और कुछ पार्टिकुलर प्रॉब्लम में आपका कुछ नया कॉन्सेप्ट माइंड में डेवलप हुआ, वो आपका मेथड बन गया, उसको भी लिख लीजिएगा। इस प्रॉब्लम मैंने एक पॉइंट सोचा एक्स्ट्रा, उसको वहां पे मेंशन कर देना है, तो रिवीजन के टाइम को आपके माइंड में आ जाएगा, ओके। चलिए, तो आज के लिए आज वेक्टर खत्म, नेक्स्ट फिजिक्स में क्या होगा